नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने बात करेंगे क्लास 10वीं साइंस की, और इसमें बच्चों अपना चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछला जो अपना वीडियो था या पिछली जो अपनी बच्चों क्लास थी, उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होता है, परिवर्तन से स्टार्ट किया था, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया अपने जो सिलेबस में मेन तो अपना ये जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाओं पे आधारित है। ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, लेकिन उससे पहले बच्चों एक हिट एंड ट्रायल विधि आएगी अपने पास, त्रुटि और सही करने की विधि है। उस आधार पे अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम है वो अपने पढ़ेंगे। पहले भी रासायनिक समीकरण अपने लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी चाहे जो भी लिख दिया, जैसे इस प्रकार लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे CO3 कर दिया, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने के बच्चों कुछ नियम भी होते हैं। और रासायनिक समीकरण है वो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसकी भी अपने बातें करेंगे। तो अपना मेन जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ये अपने रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कुछ नियम हैं वो अपने को ध्यान रखने होते हैं। वो कौन कौन से नियम है उसकी अपने बातें करेंगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद, देखो अपने दो शब्द आए पहले, अभिकारक और उत्पाद, इनको देख लेते हैं पहले। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक और उत्पाद क्या है। जैसे बच्चों हमारे पास मान लो ये एक चौक का टुकड़ा है, अगर मैं इस चौक के टुकड़े को ऐसे तोड़ दूं तो ये क्या प्राप्त, दो टुकड़े प्राप्त हो गए ना। पहले क्या था, चौक का टुकड़ा एक था, ये जो टुकड़ा है एक है, और इसको हमने तोड़ के क्या बनाया है, नया पदार्थ बनाया, वो कहलाता है उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, जो नया पदार्थ बनाते हैं, जो नया पदार्थ बनाते हैं, जो नया पदार्थ बनाते हैं। भी नया पदार्थ कोई भी बनो, जैसे चौक का टुकड़ा था, इस चौक के टुकड़े को हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद दो टुकड़े बन गए। टुकड़ा बना किससे, एक चौक से, कितने बने, दो टुकड़े। तो इस आधार पे वे पदार्थ जो मिलकर या टूटकर नया पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद कौन से होते हैं, नए बनने वाले पदार्थ, नए बनने वाले पदार्थ। जैसे अपने एक सामान्य एग्जांपल लेकर देखें तो घरों में अपने जब रोटियां बनाते हैं उससे पहले आटे को गूंथते हैं, आटे को गूंथते हैं ना। अब देखो आटा गूंथने से पहले सूखा आटा होता है, उसके अंदर हमने पानी डाला और उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो रोटियां बन जाती हैं, रोटियां बनती है, तो वहाँ पर जो सूखा आटा है और पानी है वो क्या है बच्चों, अभिकारक है। और जो नया आटा, गूंथा हुआ आटा जिससे अपने रोटियां बनाते हैं, रोटियां बन रही है, वो क्या है, उत्पाद है। तो ध्यान रखना, अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो मिलकर या टूटकर नया पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उनके जुड़ने या टूटने से जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है बच्चों, उत्पाद कहलाता है। जो बनाते हैं वो क्या, अभिकारक है, और जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों, उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों शब्द याद रखना। तो पहला नियम क्या कहता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों में बात करें तो पहला नियम कहता है बच्चों, या फिर अपने 1 नंबर पॉइंट की बात करें तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य हमेशा तीर का निशान लगाया जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों। पहला नियम है अभिकारक व उत्पाद के मध्य, अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान, तीर का निशान एरो साइन बोलते हैं, इस प्रकार से तीर का निशान लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। इसमें नेक्स्ट आगे बात करें तो तीर के निशान की नोक, तीर के
निशान की नोक हमेशा उत्पाद की ओर होती है, हमेशा उत्पाद की ओर होती है, उत्पाद की ओर होती है। जैसे अपने कोई भी समीकरण लिखते हैं या फिर अपने जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं, कोई भी अभिक्रिया है उसमें अगर हमें पता चले, जैसे ये अभिक्रिया लिख दी C+O2 लिख दी हमने और इसमें बीच में ऐसा निशान लगा दिया और आगे CO2 लगा दिया, अब हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसमें अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। जैसे अपने बात करें बच्चों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2 मिल गई, CO2 मिल गई और इससे हमने बना दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। बीच में निशान तीर का तो हमने लगाया नहीं। अब देखो, अब इसमें क्या पता चलेगा कि हमें इसमें अभिकारक कौन सा उत्पाद है कौन सा है, नहीं पता चलेगा। तो अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है और इस तीर के निशान की नोक हमेशा किस ओर होनी चाहिए, उत्पाद की ओर होना चाहिए। अभी हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि इसमें से अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। अब बच्चों आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो Ca है और CO2 ये तो मिलकर CaCO3 बना रहे हैं, लेकिन अगर हम CaCO3 को अगर हम गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म करें, तो बच्चों ये क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। पहले आपके मन में ये सवाल था कि सर ये तो अभिकारक है और ये अभिकारक है और ये बन रहा है उत्पाद, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, ये भी तो टूटकर CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो रहा है। तो यहाँ पर अब कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। तो इसके लिए ध्यान रखना, इनके अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है और तीर के निशान की जो नोक होती है ना, वो बच्चों हमेशा उत्पाद की ओर होती है। तब हमें यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया देखकर बता सकते हैं कि इसमें से बच्चों अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। यहाँ पर ऊपर वाली अभिक्रिया में देखेंगे तो C+O2 बन क्या रही है बच्चों, CO2। ये जो तीर के निशान की नोक है ये बच्चों किस ओर होती है, हमेशा उत्पाद की ओर होती है। ये क्या है बच्चों, अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये क्या है बच्चों, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। अब हम इस समीकरण को देखते ही ये बता सकते हैं कि इसमें से अभिकारक कौन सा और उत्पाद कौन सा है। तो पहला नियम क्या होगा, रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक व उत्पाद के मध्य हमेशा तीर का निशान लगाया जाता है और तीर के निशान की जो नोक होती है वो हमेशा उत्पाद की ओर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 CO2, तीर के निशान की नोक किस ओर है, मतलब उत्पाद कौन सा है, CO2। इसी प्रकार CaO प्लस CO2 CaCO3, इसमें अभिकारक कौन से बच्चों, ये है और उत्पाद कौन से, ये है। तब अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया। दूसरा देखो 2 नंबर अपने नियम क्या कहता है, ये तो बच्चों अपने को पता चल गया। अब देखो यदि अभिकारक एक से अधिक हो या उत्पाद एक से अधिक हो तब बच्चों उनके मध्य क्या लगाया जाता है, उनके मध्य प्लस का निशान लगाया जाता है। तो अपने दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है बच्चों यदि अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व या फिर अपने कह सकते हैं अभिकारकों व उत्पादों की संख्या, अभिकारक व उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस यानी जोड़, प्लस या जोड़ का
चिन्ह लगाया जाता है, जोड़ का चिन्ह या साइन लगाया जाता है, लगाया जाता है। ये पता चल गया हो बच्चों। यदि अभिकारक एक से अधिक हो, उत्पाद भी अगर एक से अधिक हो, तब बच्चों उनके मध्य क्या लगाते हैं, अपने प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे हमारे पास यही एग्जांपल ले लेते हैं, CaO प्लस, CaO प्लस है, CO2 संयोजन अभिक्रिया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। यहाँ पर देखो अभिकारक क्या है बच्चों, 1 और 2, एक से अधिक है ना, तो बीच में प्लस का निशान। उत्पाद एक ही है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि मान लो उत्पाद भी 2 हो, जैसे हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल लेते हैं, अपने ले लेते हैं Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, या फिर अपने बच्चों यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, अपने यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। अब जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है, तब बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर अभिकारक कौन से हैं, जिंक है और क्या है बच्चों, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इनके मध्य जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो तीर का निशान ऊपर की ओर लगाते हैं ना, ये इंडिकेट करता है बच्चों, ये इंडिकेट किसको करता है, ये इंडिकेट करता है गैस के उत्सर्जन को। ये जो बाद में निशान लगता है तीर का, ये तीर का निशान बच्चों इंडिकेट करता है किसको, उस अपने गैस के मुक्त होने को या गैस के निष्कासन को। हमने रासायनिक गुणधर्म में पढ़ा था कि रासायनिक जो परिवर्तन, उसके गुणधर्म में पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन में तापमान भी बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है, संगठन भी बदल जाता है, गैस का निष्कासन भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है, और ये विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हमने दिया है। तो दूसरा नियम कहता है यदि अभिकारकों उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, तो यहाँ पर देखो बच्चों एक अभिकारक ये रहा और एक अभिकारक ये रहा, एक से अधिक है तो बीच में प्लस का निशान। उत्पाद भी बच्चों जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन 2 है तो इनके बीच में क्या, प्लस का निशान। अब आते हैं अपने तीसरे नियम पे। दो नियम आपको पता चल गए होंगे। अब आते हैं बच्चों अपने तीसरे नियम पे। ये तीसरा नियम क्या कहता है, यदि हम क्या करें, कोई भी ऐसी अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, उस अभिक्रिया के अंदर यदि हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता है, आवश्यकता किसकी है बच्चों, उत्प्रेरक की है, तो वह कहलाती, उसको अपने क्या करें, तीर के निशान के ऊपर नीचे लिख देते हैं। जैसे उत्प्रेरक शब्द आता है, उत्प्रेरक क्या है, पहले इसको थोड़ा सा देख लो, उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें, तो बच्चों वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये उत्प्रेरक बच्चों कुछ तो ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम कर देते हैं, यानी परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन करेंगे तो दर को बढ़ा भी देंगे और स्पीड है उसको कम भी कर देंगे। अगर दर को बढ़ाते हैं तो वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे, और अभिक्रिया की दर को कम करते हैं तो बच्चों उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। लेकिन है क्या बच्चों, उत्प्रेरक होते, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। न तो समाप्त करते हैं अभिक्रिया को और न स्टार्ट करते हैं, केवल क्या करते हैं, उसकी दर को चेंज करते हैं, यानी रिएक्शन की जो दर है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, तो वो उत्प्रेरक होते हैं। तो अपना तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, तब बच्चों अपने उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। तो तीसरा अपने पास नियम क्या होता है बच्चों, तीसरा नियम है यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की
उपस्थिति में संपन्न होती है, उपस्थिति में संपन्न होती है। तो उस उत्प्रेरक को क्या करेंगे बच्चों, उस उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देंगे। जैसे अपने बात करते हैं, एक अपने हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या फिर बच्चों उसको कहा जाता है अपने वनस्पति घी का निर्माण। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बच्चों, एथीन है या फिर इसको अपने बोलते हैं बच्चों वनस्पति तेल। इस पे अगर हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाह कर दें, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, तब बच्चों क्या होगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाती है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको अपने बोलते हैं बच्चों एथेन। ये इसको कहा जाता है अपने वनस्पति घी। ये वनस्पति तेल है, वो वनस्पति घी है। अब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो क्रिया है वो बच्चों कहलाती है अपने हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन गैस अपने क्या करें, प्रवाहित कर रहे, किसके ऊपर है, इस एथेन के ऊपर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो एथेन है, इस एथेन के ऊपर हाइड्रोजन गैस का प्रवाह कर रहे हैं। तब बच्चों क्या बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथेन बन रहा है। अब जो एथेन बन रहा है तो इसमें बच्चों अपने बात करें तो एक उत्प्रेरक की उस आवश्यकता होती है और उस उत्प्रेरक को बोलते हैं बच्चों निकल। तो यहाँ पर निकल Ni से प्रदर्शित करते हैं, निकल उत्प्रेरक की आवश्यकता है। तब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो उत्प्रेरक हो गया, उत्प्रेरक क्या करे, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर रहा है। जब भी हमारे पास उत्प्रेरक आ जाता है तब बच्चों उस उत्प्रेरक को हम क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिख दिया या फिर तीर के निशान के नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार बच्चों अपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अपने माल्टोज शर्करा है, या फिर अपने बात कर लेते हैं बच्चों स्टार्च की। स्टार्च अपने सबसे पहले आता है स्टार्च। आलू में स्टार्च होता है, चावल में भी स्टार्च की काफ़ी मात्रा होती है। स्टार्च है, इस स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है अपने मुख गुहा के अंदर। जब इस स्टार्च का पाचन होगा तो इस पर एक जैविक उत्प्रेरक कार्य करेगा और इसको किस में बदल देगा बच्चों, माल्टोज प्लस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में बदल देगा। अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीज या डेक्स्ट्रीन में बदलेगा, या फिर ग्लूकोज अपने बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रीन में बदल दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो स्टार्च है इस पर कार्य कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन करता है। टाइलिन एंजाइम, जो एंजाइम है टाइलिन, वो कार्य करता है और वो टाइलिन एंजाइम यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों, जैविक उत्प्रेरक कहलाएगा। तो कोई भी अभिक्रिया जो हो रही है उस अभिक्रिया के अंदर बच्चों कोई भी उत्प्रेरक या ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है तो वो उत्प्रेरक कहलाता है और उस उत्प्रेरक को बच्चों अपने तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें 4 नंबर पॉइंट, यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की है, उत्क्रमणीय यानी अग्र व पश्च
अगर वह पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली, दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली। भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी हो और पश्च दिशा में भी हो, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाए, वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो यानी अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली हो, तब उनको अपने क्या करते हैं बच्चों, उनके मध्य डबल तीर का निशान लगा के दर्शा देते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो उनके मध्य दोहरा तीर का निशान, दोहरा तीर का निशान इस प्रकार से, दोहरा तीर का निशान लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अब तीर का निशान किसके मध्य लगाएंगे, अभिकारक और उत्पाद के मध्य लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि कोई भी अभिक्रिया हो उसके मध्य अभिकारक और उत्पाद के मध्य ही तीर का निशान लगता है। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की, उत्क्रमणीय प्रकार का मतलब होता है कि वह दोनों दिशाओं में यानी अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो जाए, उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो जाए, वह कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसे अभिक्रिया के बीच में अपने डबल तीर का निशान लगाते हैं। ये ध्यान रखना कि तीर के निशान की नोक हमेशा किस ओर रहेगी बच्चों, उत्पाद की ओर रहेगी। जैसे 2H2 जल का अणु है, जल के दो अणु हैं, कोई पात्र लिया हमने, जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर हमने क्या डाला बच्चों, जल को डाल दिया, H2O को डाल दिया, जल को डाल दिया और इसके अंदर अपने दो तारे वो डुबो देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है ये प्रभावित करते हैं। या फिर अपने बोल सकते हैं कि किसी पात्र के अंदर, कोई कांच का पात्र ले लिया, उसमें जल डाल दिया और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तब बच्चों ये जो H2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है हाइड्रोजन में और प्लस है ऑक्सीजन में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई। अब देखो बच्चों, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाती है और मिलकर पुनः क्या बनाती है बच्चों, जल बना लेती है। जब इस समय हाइड्रोजन H2 ये क्या है बच्चों, अभिकारक है, इससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो उत्पाद बन रहे हैं। लेकिन यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े तो क्या बनाएंगे, ये उत्पाद बनाएंगे। तो उत्पाद क्या हो गया बच्चों, इस प्रकार दूसरी अभिक्रिया जब अग्र दिशा में चल रही है तब बच्चों इसमें क्या होगा, H2O और ऑक्सीजन बनेगा, और पश्च दिशा में चलेगी तो बच्चों कौन सी होगी, H2O बन जाएगा। यानी जब अपने उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है ना, उस समय इस साइड वाली दिशा अग्र होती है। यानी अगर हम बात करें अग्र दिशा की, अग्र दिशा बच्चों जब इस साइड अभिक्रिया चल रही थी वो अग्र दिशा है। अगर पश्च दिशा की बात करें तो पश्च दिशा बच्चों इस प्रकार जब चल रही है वो पश्च दिशा है। तो अपने यहाँ पर ध्यान रखना, जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो यहाँ पर तीर का निशान उत्पाद की तरफ लगा देते हैं, लेकिन जब धारा प्रवाहित करना बंद किया तो H2 और O2 मिलकर क्या बना रहे, H2O, तब तीर का निशान इस ओर लगा दिया। पहले जब अभिक्रिया इस और हमने करवाई तो अग्र दिशा है, और फिर से अभिक्रिया पुनः हमें प्राप्त हुई तो वो कहलाती है पश्च दिशा। तो इनको जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो तो बच्चों अपने डबल तीर का निशान लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। उत्प्रेरक हो गया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर किनको लिखा जाता है। तो तीर के निशान के बाईं ओर किसको लिखा जाएगा बच्चों, बाईं ओर लिखा जाएगा हमेशा अभिकारक को, और दाईं ओर लिखा जाएगा बच्चों हमेशा उत्पाद को। या अपने कह सकते हैं तीर के निशान की नोक की तरफ क्या होगा, उत्पाद होगा, और पीछे की साइड क्या होगा, अभिकारक होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बातें करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने 4 नियम हो गए, 5वें नियम की बात अपने करते हैं।
अपने नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना नियम कहता है कि तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को और दाईं ओर बच्चों किसको रखना चाहिए? उत्पाद को रखना चाहिए। नेक्स्ट अपना नियम जो कहता है उसकी बात करते हैं। अपने पास 4 नंबर नियम, ये 5 नंबर नियम। या आपको एनसीईआरटी की बुक में वैसे ये टॉपिक बहुत शॉर्ट रूप में मिलेगा आपको। LHS और RHS बराबर होना चाहिए, फिर लाइट हैंड जो अपने लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर होनी चाहिए। तो 5वां नियम क्या कहता है बच्चों? तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक व दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। उत्पाद को लिखा जाता है। अब आपको सिर्फ तीर के निशान की बाईं और दाईं तरफ है देखना है। जैसे अपने पास ये बिक्री C+O2 CO2 बन रही है, यहां पर CO2 बन रही है ना। अब देखो ये बाईं तरफ ये अभिकारक हो गया, दाईं तरफ ये उत्पाद हो गया। नेक्स्ट अपने नियम पे चलते हैं। तो यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब, विद्युत ताप की, दाब की, विद्युत की, या फिर अपने बात करें विद्युत, इनकी अगर आवश्यकता हो की उपस्थिति में होती है, ये अपने कैसे कहते हैं, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब वह विद्युत की उपस्थिति में होती है, तब इनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे अपने एक सामान्य एग्जांपल ले लेते हैं, 2AgCl है, या फिर अपने ऐसे लिख देते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम उष्मा दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करें, उष्मा दें इसको, तब बच्चों ये किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। यहाँ पर किसकी आवश्यकता हुई? उष्मा की आवश्यकता हुई। यहाँ पर उष्मा की आवश्यकता हुई तब अपने क्या कर देंगे, इस उष्मा को, या जो अपनी जिसकी उपस्थिति में हो रही है, ये तो उष्मा की उपस्थिति में, तो उष्मा को ऊपर लिख दिया। अगर दाब भी आवश्यक है तो यहाँ पर दाब का मान भी ऊपर या तीर के निशान के नीचे लिख देते हैं। या विद्युत की उपस्थिति में हो रही है तब भी बच्चों अपने क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे अपने जलीय कोई भी जल है, उस जल के अंदर अगर हम पात्र में जल ले रखा है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों क्या होगी, वो टूट जाएगा, H2 और O2 में टूट जाएगा। तब इसको अपने क्या किया, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख दिया। अब एक लास्ट नियम और अपने देख लेते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में उसकी भौतिक जो अवस्थाएं हैं उनको भी अपने प्रदर्शित कर सकते हैं। अपना मेन टॉपिक था रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक समीकरण अपने लिखते हैं तब उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिख देते हैं। जैसे अपने बात करें तो नेक्स्ट कह सकते हैं अपने, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय उसकी भौतिक अवस्था को भी लिख देते हैं। उसकी भौतिक
अवस्था को भी साथ में लिखते हैं, को भी साथ में लिखते हैं। जैसे अगर गैसीय अवस्था हो तो उसके लिए अपने क्या करेंगे बच्चों, जी लिख देते हैं। अगर द्रव्य अवस्था हो, तरल या लिक्विड अवस्था हो, तब बच्चों उसके लिए एल लिख देते हैं अपने। अगर ठोस अवस्था हो, ठोस अवस्था हो तब बच्चों उसके लिए क्या कर लेते हैं, अपने सॉलिड कर देते हैं। अगर एक जलीय विलयन में तो उसके लिए AQ लिखते हैं, या फिर अपने बात करें जलीय विलयन में हो तब बच्चों उसके लिए अपने क्या लिखते हैं, AQ से प्रदर्शित उसको करते हैं। अब अपने एक रासायनिक समीकरण देख लेते हैं जिसमें अपने को ये पता चल जाए। जैसे अपने ये जल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O का। H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जल कैसा होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी तरल अवस्था में, तो इसके लिए L लिख देते हैं। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो बच्चों H2 बनेगी प्लस O2 बनेगी। दोनों की दोनों क्या है बच्चों, गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन भी गैस में है तो इसके लिए G लिख देंगे, और ऑक्सीजन भी गैस में है तो इसके लिए G लिख देंगे। इसी प्रकार अगर ठोस अवस्था है तो उसके लिए S लिख देते हैं, द्रव्य उसके लिए L लिखते हैं, और गैसीय अवस्था उसके लिए G लिखते हैं। ये इसकी भौतिक अवस्था है, और भौतिक अवस्थाओं को भी अपने रासायनिक समीकरण के अंदर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों अपने रासायनिक समीकरण लिखने के नियम थे। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, और रासायनिक समीकरण की कुछ अपने इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं मिलती, वो भी इसकी कमियां बोल सकते हैं, वो कमियां क्या है वो अपने बातें करेंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।